बच्चों, आपका 10 मार्क्स का अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश जिसे आप कभी पढ़े नहीं हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं। आज मैं अपठित गद्यांश के बारे में चर्चा करूंगी। अपठित गद्यांश क्या होता है, उसके लिए क्या आवश्यकता है। अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसीन और उपसर्ग इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इस शब्द को रचना पाठ मूल शब्द में अ उपसर्गित प्रत्यय जोड़कर बना। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात गद्य या काव्य का पाठ मूल शब्द में अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसीन का अर्थ है। इस शब्द की रचना पाठ मूल शब्द में अ उपसर्ग और इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात गद्य या काव्य का ऐसा अंश, गद्य और काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो, परंतु परीक्षा में अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना है। अपठित अनसीन का अर्थ है इस शब्द की रचना क्या होता है। मूल शब्द में अ उपसर्ग इत प्रत्यय, पाठ मूल शब्द लग के अ उपसर्ग अपठ इत प्रत्यय जोड़ कर बना है। इसका अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, यानी गद्य काव्य का अंश जिसे पहले कभी नहीं पढ़े हैं। परीक्षा में अपठित गद्यांश काव्यांश प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य है छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना। अपठित गद्यांश प्रश्न पत्र का वह अंश होता है। आपका पहला भाग जो क्वेश्चन पेपर का होता है 4 खंडों में विभाजित होता है। खंड का जो होता है अपठित गद्यांश ही होता है। अपठित गद्यांश प्रश्न पत्र का वह अंश होता है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक माने किताब जो आप पढ़ते हैं उससे नहीं पूछा जाता। यह अंश माने ये जो भाग होता है साहित्यिक पुस्तक, कोई भी साहित्य की किताब, पत्र पत्रिका या समाचार पत्र से लिया जाता है। ऐसा गद्यांश माने इस प्रकार का गद्यांश भले ही निर्धारित पुस्तकों माने जो आप किताब पढ़ रहे हैं उससे अलग से लिया जाता है, परंतु उसका स्तर जो होता है, उसका क्लास जो होता है, उसका स्तर, विषय वस्तु भाषा शैली माने उसका जो स्टैंडर्ड होता है। स्तर मतलब स्टैंडर्ड, विषय वस्तु भाषा शैली किताब जैसी ही होती है। प्रायः छात्रों को लगता है कि प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका कारण अपठित गद्यांश कठिन लगता है और प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका कारण अभ्यास की कमी है। अपठित गद्यांश को बार बार हल करने से भाषा ज्ञान बढ़ता है। नए नए शब्दों, मुहावरों, वाक्य रचना का ज्ञान होता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। माने अपठित गद्यांश को बार बार हल करने से क्या होता है, भाषा ज्ञान बढ़ता है। नए नए शब्दों, मुहावरों, वाक्य रचना का ज्ञान होता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इससे भाषिक माने भाषा की योग्यता बढ़ती है। प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ तथा अलग अलग प्रयोग से परिचित होते हैं। प्रसंग के अनुसार शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग प्रयोग हम करते हैं, उससे परिचय प्राप्त करते हैं। गद्यांश के मूल भाव माने जो गद्यांश होता है उसका मेन भावार्थ समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता माने कुशलता बढ़ती है। इससे हमारे अभिव्यक्ति माने प्रस्तुत करने का जो हमारा तरीका है उसमें वृद्धि होती है। भाषिक योग्यता माने भाषा का विकास होता है, योग्यता में वृद्धि होती है। अब आता है सवाल कि अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करें। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्या है, गद्यांश को एक बार सरसरी माने बहुत अच्छी ढंग से गद्यांश को पहले पढ़ लेना चाहिए। पहली बार में अगर समझ नहीं आए, अंशों, शब्दों, वाक्यों को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। गद्यांश का मूल भाव माने उसका भावार्थ क्या है, गद्यांश का वो जरूर समझना चाहिए। यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते हैं, माने गद्यांश में कुछ शब्द है जिसका अर्थ नहीं समझ, उनका अर्थ गद्यांश का प्रसंग बार बार पढ़कर माने गद्यांश को बार बार अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ माने अनुमान लगाना चाहिए क्या अर्थ होगा, फिर गद्यांश के अर्थ से
मिलाने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण, व्याकरण के भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, उसको अंडरलाइन करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न को पढ़कर संभावित ठीक ठीक उत्तर गद्यांश में से खोजने का प्रयास करना चाहिए। शीर्षक समूचे गद्यांश का माने जो हम गद्यांश का शीर्षक देते होता है ना, गद्यांश का टाइटल, तो गद्यांश का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि पूरा गद्यांश का अर्थ उसमें आया, समझ में आ जाए कि गद्यांश में क्या चीज़ के बारे में कहा गया है। तो शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व मैंने रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा शीर्षक होना चाहिए कि पूरे गद्यांश को रिप्रेजेंट करे, और कम से कम माने एकदम छोटा से छोटा शीर्षक होना चाहिए, बहुत बड़ा शीर्षक नहीं लिखना चाहिए। प्रतीकात्मक शब्दों में रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय माने कोई भी अंडरलाइन शब्द है, प्रतीक वाले शब्दों, उसको व्याख्या करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित जो है माने मेन उसका जो भावार्थ है या संदेश दिया जा रहा है, उस टाइप के प्रश्न का जवाब पूरा गद्यांश पे जैसा आधारित प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव अपनी भाषा माने अपने भाषा के हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, अच्छी भाषा लिखनी चाहिए। उत्तर की भाषा सरल सुबोध अपूर्वा में उत्तर जो दे रहे हैं उसकी भाषा सीधी सादी होनी चाहिए और एक लय में होनी चाहिए, उसका माने अच्छे से, जैसे वाक्य अच्छा होना चाहिए, जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं लिखना चाहिए। प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर ही माने जो भी प्रश्न दे रहे हैं गद्यांश पर ही आधारित होने चाहिए। आपके अपने विचार या राय से नहीं, माने अपने मन से कुछ भी आंसर नहीं देना चाहिए, गद्यांश से रिलेट करके ही आंसर देना चाहिए। अति लघु उत्तरात्मक तथा लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा माने जो छोटे प्रश्न होते हैं 1 मार्क्स के प्रश्न, उसके शब्द सीमा कम होता है, इसका ध्यान देना चाहिए। प्रश्नों का जवाब जो है सटीक माने ठीक ठीक शब्दों में देना चाहिए, घुमा फिरा कर जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों धन्यवाद। और आज आपका असेसमेंट है, असेसमेंट का आज का आपका टॉपिक है अपठित गद्यांश। इसलिए मैंने अपठित गद्यांश तो ऐसे अपने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको उसका आंसर देने में सुविधा हो, और आप लोग असेसमेंट का जो गद्यांश को पढ़ के उसके प्रश्न का उत्तर लिख के उसका फ़ोटो खींच के आप लोग मुझे आज ही सबमिट करेंगे, सभी लोग सबमिट करेंगे, सभी का सबमिट करना अनिवार्य है। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।